देश भर में मतदाताओं में ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार की शिकायतें भी हर इलेक्शन में सामने आती हैं। तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो कई बार ईवीएम के मुद्दे पर अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने 2014 के इलेक्शन के बाद से ही लगातार ईवीएम को लेकर के केंद्र सरकार पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे और इसको लेकर वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा भी कर चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ईवीएम को लेकर के केस भी जीता 24 अप्रैल 2017 को, जिसके कारण ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन चुनाव आयोग को लगानी पड़ी। तो ये तमाम बातें ईवीएम को लेकर के हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। ये बात 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में स्वीकार किया है। दुनिया के जो तमाम विकसित देश हैं वो तमाम विकसित देश ईवीएम को बैन कर चुके हैं या ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं और वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो तमाम प्रकार के सवाल देश के अंदर भी ईवीएम के ऊपर खड़े हो गए हैं और इन तमाम सवालों को लेकर एक बार फिर से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि ये यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा होगी और इसके साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शासन करती जमात बनो। तो शासन करती जमात बनने में अगर कोई अवरोध है तो वो अवरोध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो इसलिए ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर इस देश के बहुजन समाज को, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को अगर शासन करती जमात बनना है तो शासन करती जमात बनने में जो रोड़ा है, शासन करती जमात बनने में जो अवरोध है वो अवरोध ईवीएम का अवरोध है। तो इसलिए इसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको लेकर पूरा 365 दिन तक 26 जनवरी 2022 से लेकर 26 जनवरी 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक पूरा एक साल तक वो परिवर्तन यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहेंगे। देश में जो फूले साहू, अंबेडकर और पेरियार का एक बड़ा आंदोलन चला, उस आंदोलन की वजह से इस देश के जो असल बासिंदे हैं, जो इस देश के मूल निवासी बहुजन हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिला, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला और शासन करती जमात बनने का अवसर उनके पास में आया कि उनकी संख्या ज्यादा है और अगर वो अपने लोगों को चुनते हैं, अपने लोगों को वोट देते हैं, अपनी पार्टियों को वोट देते हैं तो उसके आधार पर वो देश में शासन करती जमात बन सकते हैं, जो लक्ष्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने निर्धारित किया था। तो ये फूले साहू, अंबेडकर और पेरियार का जो मूवमेंट देश में चला, उस मूवमेंट की वजह से ये वोट का अधिकार इस देश के मूल निवासी बहुजनों को मिला। वरना तो उस समय के तमाम जो नेता थे वो लोग नहीं चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, मगर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कोशिशें किया गोलमेज सम्मेलन में और उसके आधार पर वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार हम सभी लोगों को मिला। लेकिन इलेक्शन में वोट का अधिकार मिलने के बावजूद ब्राह्मणवादी और मनवादी ताकतों द्वारा लगातार हमारे लोगों को या तो वोट नहीं डालने दिया जाता था या फिर बैलेट बॉक्सों की चोरी किया जाता था और फर्जी वोट डाले जाते थे और जबरदस्ती से चुनाव जीतने का काम ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा किया जाता था। पहले तो आजादी के आंदोलन के नाम पर ही वोट ले लिया जाता था और बाद में जब लोग जागृत होने लगे तो उनके वोटों की चोरी की जाने लगी। लेकिन बहुजन मूवमेंट लगातार बढ़ता रहा, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में जागृति लगातार बढ़ती रही। बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के तमाम नेता सामने आए, तमाम पार्टियां सामने आई और जिसके आधार पर उन लोगों ने जो चेतना पैदा किया, उस चेतना की वजह से लोगों ने तय किया
कि हम अपनी पार्टी को वोट देंगे, अपने लोगों को वोट देंगे, और इसके साथ ही साथ लोगों ने यह भी तय किया कि हम अपना वोट किसी भी स्थिति में लूटने नहीं देंगे, अपने वोट का चोरी नहीं होने देंगे, घोटाला नहीं होने देंगे। तो लोगों ने बूथ की भी रखवाली किया और वोट की भी रखवाली करने का काम शुरू किया। लोगों के अंदर चेतना आई तो वोट चोरी करने का जो सिस्टम था, वो वोट चोरी करने के सिस्टम में समस्या ब्राह्मणों को आने लगी, ब्राह्मणवादियों को आने लगी, और इसकी वजह से फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि हम 3.5% लोग हैं और 3.5% लोग बहुमत कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर बहुजन समाज के लोग अपनी पार्टियों को, अपने संगठनों को वोट देंगे तो फिर हम 3.5% लोग देश पर सत्ता नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र करके ईवीएम को भारत में लाया और ईवीएम से इलेक्शन करवाना शुरू किया, और आज की तारीख में ईवीएम से देश में इलेक्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। और इसकी वजह से आज देश में ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं वो मजबूत हुई है राजनीतिक रूप से। इसलिए ईवीएम का विरोध करना इस देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये देश में तमाम प्रकार के जो बहुजन राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बैकवर्ड राजनीति करने वाले लोग हैं, जो गैर ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, ऐसे जो तमाम राजनीतिक दल है, या आज की तारीख में ये कहा जा सकता है जो विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, उन सभी पार्टियों को ईवीएम की वजह से आज घुटने टेकने पड़े हैं। इसलिए वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो निजीकरण की समस्या हो, चाहे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की समस्या हो, या 52% ओबीसी को 52% आरक्षण की बात हो, या फिर किसानों को एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की बात हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, ऐसे जो तमाम मुद्दे जो देश में चल रहे हैं, या बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन को चौपट किया जा रहा है और महंगा किया जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, आम लोगों को एजुकेशन और हेल्थ से दूर कर दिया गया है। ऐसी जो तमाम समस्याएं देश में देशवासियों के सामने है, देश बेचा जा रहा है, संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को उनके हक अधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। ये जो इतना बड़ा मनोबल, इतनी बड़ी जागृति एक तरफ बहुजन समाज में बढ़ी है, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी में बढ़ी है, दूसरी तरफ शासक वर्ग का मनोबल भी इतना ज्यादा बढ़ा है। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता था, मगर ये दोनों काम एक साथ कैसे हो गया कि एक तरफ ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग बड़े पैमाने पर जागृत हो रहे हैं अपने हक अधिकार को लेकर, और दूसरी तरफ शासक वर्ग का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हमारे हक अधिकार को खत्म करने में लगा हुआ है। ये दोनों चीज एक साथ हो रही है। इसका कारण एकमात्र ईवीएम है, और ईवीएम की वजह से शासक वर्ग के लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करें, ईवीएम हमें जिता देगा, टीवी और अखबारों से हम माहौल अपने फेवर में बनाएंगे और ईवीएम से हम लोग चुनाव जीत लेंगे। इसलिए हमको जनता की समस्याओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस वजह से जो देश का शासक वर्ग है वो निरंकुश हो गया है, और उसको जनता की समस्याओं को सुनने में या उसका समाधान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो आज की तारीख में जो ईवीएम है वो भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए और भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो इसलिए ईवीएम का विरोध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम विपक्षी दल भी चाहते हैं कि ईवीएम का विरोध हो, लेकिन वो तमाम विपक्षी दल इसलिए ईवीएम का विरोध नहीं कर पाते कि उनको डर लगता है कहीं उनको ईडी ना फंसा दे, कहीं उनको सीबीआई ना फंसा दे, कहीं उनको जेल में ना जाना पड़े अगर वो इस मुद्दे को उठाएं। तो इसलिए तमाम विपक्षी दल दबी जुबान से इस मुद्दे को उठाते हैं। जिस तरीके से वामन मेश्राम जी खुलेआम ईवीएम पर बोलने का काम करते हैं, वैसा विपक्ष के नेताओं को बोलना चाहिए था, मगर विपक्ष के नेता दबी जुबान से ईवीएम का नाम लेते हैं, मगर खुल करके ईवीएम का नाम विपक्ष के नेता खुल करके ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये परिवर्तन यात्रा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी के साथ साथ अभी देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा चल रही है, मगर पूरी भारत जोड़ो यात्रा को अगर आप देखेंगे तो उसमें ईवीएम घोटाले का मुद्दा
हो या आरक्षण का मुद्दा हो या SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ न्याय का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा से गायब हैं। वो मंदिर जाते हैं, गदा उठाते हैं बजरंगबली का, और उनको लगता है कि इसके आधार पर हम बीजेपी का विकल्प बन जाएंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं, इन बातों को समझने की जरूरत है कि इस देश में अगर बहुजन समाज को शासन करती जमात बनना है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तो किसी ब्राह्मणों की पार्टी से नहीं हो सकता है। वो बहुजनों का विकल्प खड़ा होगा। फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी के आधार पर जब कोई विकल्प खड़ा होगा, तभी जाकर के इस देश का बहुजन शासन करती जमात बन सकता है। तो ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा के बहुत सारे मायने हैं और बहुत सारी जरूरतें इस परिवर्तन यात्रा की थी। और ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये आने वाले समय में EVM का बंदोबस्त तो करेगी। इसके साथ ही साथ इस देश का बहुजन शासन करती जमात कैसे बने, 2024 का इलेक्शन सामने है, तो उस इलेक्शन में बहुजनों की एक ताकत उभर कर सामने कैसे आए, इसको भी तय करने का काम ये यात्रा करेगी। और इसलिए इस यात्रा को हम अपनी तरफ से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही साथ पूरी ताकत के साथ, तन मन धन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का साथ सहयोग इस परिवर्तन यात्रा को रहेगा। देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को हम ये आह्वान करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये केवल EVM भंडाफोड़ यात्रा नहीं है, बल्कि ये देश और संविधान को बचाने की भी यात्रा है, लोकतंत्र को भी बचाने की यात्रा है, देश को मजबूत करने की यात्रा है, और तमाम अधिकार वंचितों, शोषितों को उनके हक अधिकार दिलाने की भी यात्रा है। चूंकि ये EVM का बंदोबस्त होगा तो सारी चीजें जाकर के तय होंगी। तो इसलिए सभी से ये अनुरोध है कि जिन समस्याओं का हम हल ढूंढ रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना की समस्या हो, चाहे वो किसानों की MSP गारंटी का मामला हो, चाहे संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मामला हो OBC की, या जो बेरोजगारी, महंगाई या तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं एजुकेशन, हेल्थ से लेकर के, उन तमाम समस्याओं का अगर हल कहीं छुपा हुआ है तो EVM में छुपा हुआ है। तो इस यात्रा को अगर हम ज्यादा मजबूत बनाएंगे, इस यात्रा को ज्यादा सफल बनाएंगे, तो EVM का बंदोबस्त होगा। और EVM का बंदोबस्त होगा तो हमारे वोटों के आधार पर सरकार चुनी जाएगी। तो हमारी बात भी सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी EVM के द्वारा सरकार चुनी जा रही है, इसलिए सरकार इस देश के आम लोगों की, आम आवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर जनता के वोटों से सरकार चुनी जाएगी तो सरकार को आम आवाम की आवाज सुनना पड़ेगा। इसलिए आम आवाम की आवाज सुनी जाए, वास्तविक लोकतंत्र देश में बहाल हो और EVM से जो घोटाले हो रहे हैं उस पर रोक लगे। इसके लिए इस यात्रा को बहुत ज्यादा मजबूत करना जरूरी है। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।